Now, this is one of the most crucial part of our prelims preparation. And let me tell you, 90% of UPSC aspirants, they ignore this. ये बाद में जाके उनको समझ में आता है कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है, यूपीएससी के सवाल पूछने का फॉर्मेट क्या है, एमसीक्यू किस टाइप का आ रहा है। हमने आपके लिए पिछले 16 साल के 2010 से लेकर 2025 तक के प्रीलिम्स के एमसीक्यू फॉर्मेट और टाइप को डिकोड किया हुआ है, विच मीन्स कि अगर 100 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहे हैं तो उस 100 क्वेश्चंस वो कहां से आ रहे हैं। सो देयर आर टोटल 9 कैटेगरीज, देयर आर 9 एमसीक्यू टाइप्स आउट ऑफ विच यूपीएससी इज आस्किंग 100 क्वेश्चंस। अब वो 9 कैटेगरी या 9 एमसीक्यू टाइप्स कौन कौन से हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड। अब देखिए, आप ये क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हो, राइट? क्योंकि कुछ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 4 में से एक ऑप्शन बताना है। फिर कुछ होता है कि इसमें कोई 1 या 2 सही होगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। एंड देन देयर आर सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। लेकिन इनको करने का तरीका क्या है? अगर आप इनको मास्टर कर लेंगे तो आप जो इंटेलिजेंट गेस होता है, जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है, आपको पहले से पता चल जाएगा। आप एज ले आ सकते हैं अपने पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, यानी कि लगभग 15 से 20 मार्क्स आप एज ले सकते हैं, बट यू हैव टू मास्टर इट, ओके। नाउ ये क्वेश्चन आप देखिए, ये 2025 के फॉर्मेट पे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक। ये 2025 में आया था, ये एक स्टेटमेंट 2-3 इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड, व्हिच मींस आउट ऑफ 100% 30% क्वेश्चंस यूपीएससी के इस फॉर्मेट में था। फिर ये देखिए 1 2 3 4 स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ओके। 8 क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे। तो आप लगा लीजिए कि कितने फॉर्मेट बड़ा आ रहा है। हमें जल्दी पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अगर हमने इनकी प्रैक्टिस पहले नहीं की तो एग्जाम में फिर हम ब्लंडर हो जाएगा, फिर हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम डिले हो जाएगा और टाइम छूट जाएगा हमारा पेपर। इनको समझे कैसे? मैंने इसके लिए डिकोड किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट। सब्जेक्ट वाइज मतलब पॉलिटी में पिछले 16 सालों से किस किस एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस एमसीक्यू टाइप में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस एमसीक्यू टाइप में इकोनॉमी, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से नहीं पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मेट यूपीएससी कौन से सब्जेक्ट में चेंज करती है ना? इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। लेट अस डाइव मोर इनटू डिटेल, आई विल शो यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कहां से बाई कर सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, किसके लिए फ्री है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे। ये जो हमारे प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम थी, अगर आपने हमारे प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम को परचेज कर लिया है तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है, आपके कोर्स में ऑलरेडी आ जाएगा, ओके। अब आप जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे अपने मोबाइल ऐप में तो ये शो करेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट फर्स्ट फैक्ट्स लेटर के नाम से ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सेपरेट बाय करना चाहते हैं, सेपरेट परचेज करना चाहते हैं, अगर आपने पीवाईक्यू माइक्रो थीम नहीं परचेज करना चाहते, लेकिन ये जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे यानी courses.margdarshanIAS.com पे जाना पड़ेगा या फिर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें आप जाएंगे तो यहां आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन आ जाएगा। स्टोर पे क्लिक करने के बाद और जब आप प्रीलिम्स में जाओगे, प्रीलिम्स में आप क्लिक कीजिएगा तो यहां आ जाएगा हमारा ये फॉर्मेट फर्स्ट फैक्ट्स लेटर। इसको जब आप क्लिक करेंगे, ओनली 99 रुपीज में आपको ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ओवरऑल मिलेगा कॉमन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। एक मिलेगा आपको सब्जेक्ट वाइज, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, एवरीथिंग, एग्रीकल्चर। सो ओनली 99 रुपीज में आपको मिलेगा, ओके। हमारी टीम ने काफी एफर्ट्स मारा है इसमें और आप क्लियरली हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए किया। हमने इंग्लिश का ही कंटेंट इसमें डाला हुआ है और आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जाके इसको बाय कर लीजिए। जो स्टूडेंट इसको बाय करेगा, आप वापस से हमारे मोबाइल ऐप में जाइए, लॉगिन कीजिए और माई कोर्स सेक्शन में आपको दिख जाएगा। जैसे ये माई कोर्स में आप चले गए
तो यहां पर वो सारे कंटेंट दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है PYQ अस्त्रा इंग्लिश, ठीक है। ये हिंदी माध्यम में भी हमने लॉन्च कर दिया था PYQ माइक्रो थीम, आप जा सकते हैं हिंदी माध्यम में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चे। जिनको नहीं पता है प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अब इसका फायदा उठा सकें। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको यूज करना है कोड मार्ग प्री, जो हिंदी मीडियम में उनको यूज करना है कोड UPSC प्री, ठीक है। UPSC प्री हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मार्ग प्री, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस पूरे कंटेंट को समझने के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपकी डेफिनेटली एक ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब बिग रियलाइजेशन फॉर एस्पिरेंट कि अननोन टॉपिक्स बिकम अटेम्प्टेबल। आप फॉर्मेट समझ के टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर करेक्ट कर सकते हो। गेस वर्क बिकम्स लॉजिकल एलिमिनेशन एंड देन एक्यूरेसी इंप्रूव्स विदाउट रीडिंग मोर बुक्स। तो जब ये चीज ऐसे मिल रही है तो क्यों ना हम इसको प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, सो हम लोग इस पे वापस आएंगे, लेकिन मैं पहले आपको वो 9 फॉर्मेट दिखा देना चाहता हूं। ओके, सो हियर इज द ब्लूप्रिंट। ये है हाउ UPSC रियली आस्क पैटर्न एक्सप्लेन। ये लिटरेचर, ये कंटेंट, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा इससे कि UPSC एग्जाम फॉर्मेट पूछ रहा है तो हमें उससे क्या मदद मिल सकती है, हम लोग क्या करें। अब देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कॉमन ट्रेंड ऑफ UPSC प्रीलिम्स। दिस इज ओवरऑल, सब्जेक्ट वाइज का भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये ओवरऑल है। ये 9 फॉर्मेट्स अब आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, नंबर 1 फॉर्मेट है सिंगल स्टेटमेंट, फिर मल्टी स्टेटमेंट, फिर उसके बाद पेयर वाइज है, फिर लोकेशन बेस्ड, ग्रुपिंग बेस्ड, सीक्वेंस वाइज, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी बेस्ड और कुछ मिक्स्ड फॉर्मेट के हैं। एक एक करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिंगल स्टेटमेंट पे, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा टाइप सिंगल स्टेटमेंट है। इनसाइट्स, अच्छा सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सब टॉपिक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 26 फॉर्मेट हैं जिसपे UPSC क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है 9 फॉर्मेट्स में, ठीक है, 9 क्वेश्चन टाइप में। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने इनसाइट्स भी डाली हुई है कि हाउ टू अप्रोच ईच फॉर्मेट, देन थिंकिंग प्रोसेस क्या रिक्वायर्ड होगी आपके लिए, एंड देन नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ये बहुत सिंपल है, ओके, कि विच ऑफ द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू विदरिंग ऑफ व्हाट। ओके, यहां पर ये देयर इज नो एलिमिनेशन, लाइक दिस इज अ प्योर नॉलेज बेस्ड एरिया। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मत टच करिएगा, गलत मार्क मत करिएगा। ये डायरेक्ट है, ओके, ये मोस्ट कॉमन है, ये लोग पूछते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी में डेफिनेशन बेस्ड सिंगल फॉर्मेट में। ओके, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में पूछा है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स होते क्या हैं। देखिए ये भी डेफिनेशन बेस्ड है और ये भी डायरेक्ट है। आपसे इसमें ये नहीं कह रहा है कि 1 and 2, 2 and 3, 4 and 3 कौन सा सही है, नहीं, दिस इज अ डेफिनेशन बेस्ड। तो ये आपके एकदम डायरेक्ट होते हैं, ये आपके इंटेलेक्ट पे और आपकी जो स्टडी करते हैं उस पे। देखिए इस पूरे प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सही कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है। मैं उसके लिए बता रहा हूं जो कि पढ़ते हैं, जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको कंटेंट के बारे में नॉलेज है, पता है, ठीक है। उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा जो कि आंख बंद करके अटेम्प्ट करना जानते हैं, ये काम नहीं करेगा। ओके, एटलीस्ट हमें इंटेलेक्ट, हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज डेफिनेटली चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर फोकस कर रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट। ओके, अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहां पूछ रहा है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। मतलब इसका यह है कि हो भी सकते हैं एक गलत, दो गलत, दो सही, एक सही, कोई भी नहीं सही है, कोई भी नहीं गलत है, ये ऑप्शंस में दिख रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअली में हमें यहां क्या करना है, हमें यह देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम फैक्ट्स चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहां पर दिया है कि पीपीपी क्या होता है, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, और उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है।
दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि पीपीपी, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। करंटली इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना इन परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, तो ये फैक्चुअली गलत है। अगर आपको फैक्ट्स पता है तो भाई ठीक है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये ओनली वाले भी मतलब टफ होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आप इसमें एलिमिनेट बड़ा मुश्किल से कर पाते हो। तो चेक स्टेटमेंट्स वन बाय वन, अवॉइड लिंकिंग देम प्रीमेच्योरली एंड सेलेक्ट ऑप्शंस रिफ्लेक्टिंग करंट वैलिडेशन। ओके, सो ये तो आपकी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये फैक्चुअली गलत है। तो जब भी अगर आप किसी डेफिनेशन के साथ फैक्ट्स अगर आ रहा है तो उसको जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन बोल रहा है यहां पे। ओके, नाउ अब यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कह रहा है कि इनकरेक्ट, नो, नथिंग इज करेक्ट एंड ऑल। यानी कि आप ये देखो कि बेयर मिनिमम 2 तो करेक्ट होगा, जिसमें ऑप्शन में क्या है 1 and 2, 2 and 3, 1 3 and 1 2 3। बेयर मिनिमम 2 तो करेक्ट होगा और लास्ट केस में तीनों करेक्ट होंगे। ओके, तो 2 करेक्ट होने के लिए आपको एक एक स्टेटमेंट को यहां पर पढ़ना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ के एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, इसमें आंसर डी है, यानी कि 1 2 3 होगा, ठीक है, तीनों सही हैं। इसमें ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं जिनके लाइक तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं। ओके, लेकिन अदरवाइज इन स्टेटमेंट में क्या, भी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, इन स्टेटमेंट में क्या है कि आपको बेयर मिनिमम 2 आंसर तो सही हैं ही हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना, 2 आंसर तो सही हैं। तो यानी कि अगर आपने 2 आंसर निकाल लिए, तो रही बात एक की, तो आपका फैक्चुअल यानी कि आपका जो फैक्ट्स है वो प्रिपेयर होना, इस करंट अफेयर प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है यहां पे, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम बात, ये वाला क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखो, यहां पर जरूरी नहीं कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, जरूरी नहीं कि यहां पे 2 स्टेटमेंट, यहां पर एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन में 1 ओनली दिया हुआ है, विच मीन्स देयर आर पॉसिबिलिटीज कि एक ही आंसर सही हो भी सकता है, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज तीनों आंसर सही हो सकते हैं। ओके, लेकिन एक आंसर इसमें से गारंटीड सही है। ओके, तो हम अब अगर आप देखो तो यहां पर क्या कुछ चीजें हैं, जैसे कि 2 3 and 2, ये बी और सी जो ऑप्शन है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि 1 के साथ 2 डायरेक्टली नहीं दिया है, 1 के साथ 2 नहीं दिया है, 1 के साथ 2 में 3 भी दे दिया है यहां पे। तो देयर इज समथिंग, कुछ तो लग रहा है, झोल है, लेकिन आप कंटेंट को पढ़ेंगे, आप झोल को ऐसे नहीं समझेंगे, आप कंटेंट को पूरा पढ़ेंगे, ग्रीन ग्राम एंड देन खारीफ प्रोडक्शन एंड ऑल, तो फिर आपको पता चलेगा नहीं ये आंसर जो है हमारा ये वाला सही है। वन आंसर इज लाइक ओनली 1 इज करेक्ट, दीज 2 आर इनकरेक्ट। ओके, 2 and 3 माइट बी दे आर इनकरेक्ट। ओके, सो हमें क्या करना है कि हमें पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट में कि पल्स के प्रोडक्शन इंडिया में खरीफ पल्स प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड वाइल राबी डिक्लाइन। तो हमें एक तो अपने कंसेप्चुअल नॉलेज पे जाना है कि भाई सीजन कब होता है, क्या खरीफ के प्रोडक्शन होते ही राबी डिक्लाइन हो जाती है, तो हमें इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। नाउ फैक्चुअल वेरिफिकेशन विद एलिमिनेशन, ये अभी हम लोग स्टेटमेंट वाले में ही आ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले में ही आ रहे हैं। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, मोर देन 3 क्वेश्चन, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ओके, यहां पर आपकी नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन हम जुगाड़ भी लगा सकते हैं। कैसे? कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से कैसे जुगाड़ लगाएंगे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए यहां पर 1 2 3 1 2 3, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यानी कि बेयर मिनिमम 3 तो सही है, 3 5 में से सही है, क्योंकि ऑप्शन ही बता रहा है। ओके, और अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे कि यार ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है कि भाई इन्फ्लेशन हो गया है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है,
तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कहेंगे यार ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब राइज होगा तो डिमांड तो कम होगी ना यार, क्योंकि महंगा पड़ने लगेगा। इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होगा तो डिमांड कम होने लगेगी, ठीक है, पावर परचेजिंग कम होने लगेगी। तो ये तो नहीं होगा, एब्सोल्युटली बेसिक एक थिंग है। तो जब आप सोचेंगे कि पांचवा नहीं है तो ये देखिए अपने आप ये तीनों एलिमिनेट हो जाएगा। ये तीनों अगर बेसिक अगर आपका क्लियर है तो ये तीनों ऑप्शन, क्योंकि तीनों में 5 है 5 है 5 है, कौन से ऑप्शन में 5 नहीं है, वो है फर्स्ट एंड दैट्स द राइट आंसर। ये बेसिक नॉलेज से आपका ठीक हो रहा है। 1, 2 एंड 4 इससे हमारा क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था हमारा काफी टाइम पहले 2017-18 में, आई डोंट नो, पता नहीं कब, 2022 में आया था। 7 ऑप्शंस थे, दिखने में क्वेश्चंस काफी बड़ा था लेकिन लॉजिक से सॉल्व हो सकता था। कैसे कि मिनिमम देखो 1 2 3 4 4, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। बेयर मिनिमम 4 तो सही हैं भाई इन 7 ऑप्शंस में से, 7 में से 4 तो गारंटीड सही हैं, लेकिन वो हैं कौन 4, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अ मेजर सोलर स्टॉर्म फेयर रीच द अर्थ विद द फॉलोइंग आर द पॉसिबल अफेक्ट ऑन अर्थ। मतलब कि सोलर स्टॉर्म जो है, सोलर फ्लेयर, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, अर्थ की तरफ आ रहा है। तो इनमें से कौन सा पॉसिबल अफेक्ट हो सकता है सोलर फ्लेयर स्टॉर्म की वजह से धरती पे। सबसे पहले तो आप देखिए ये फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। क्यों भाई, मच ऑफ द प्लैनेट तो पानी से घिरा है, ठीक है, मोर देन 90% इज वाटर। मच ऑफ द प्लैनेट तो पानी से घिरा है, तो कहां से ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो 5 है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 किसमें किसमें है, एक तो बी वाले में 5 है और एक डी वाले में 5 है और एक ए वाले में 5 है। ऑटोमेटिकली ये आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन था 2, यानी कि सुनामी कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन। अब सोलर फ्लेयर ऊपर से आ रहा है तो नीचे से सुनामी कैसे आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि सुनामी तो अर्थक्वेक और वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से सारी चीजें होती है ना। तो ये एक क्लैरिटी समझ में आ गई। तो यानी कि जो ऑप्शन में 2 और 5 नहीं है वही आपका ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन एक ऐसा है सी जिसमें कि 2 और 5 नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ये ऑप्शन 5 वाले से भी रूल आउट हो जाएगा और आपका आंसर तो वहीं कहीं करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट इस ऑप्शन को नहीं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कम्स पेयर वाइज। पेयर वाइज कॉमन है, आपको पता ही है, आपने क्वेश्चन लगाया ही है। आइए देखते हैं। सो पेयर वाइज में, सिंपल पेयर में, सिंपल मतलब कि एक कंटेंट दिया हुआ है फिर उसका यहां पर उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें समझ लेते हैं क्या है। सो अब इसमें देखोगे आप कि पेयर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में 1 ओनली, 2 3, 1 3, 1 2 3, यानी कि एक तो भाई बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई कौन सा सही है। अब इसमें दिया है मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन, फॉल इन जीडीपी। ओके, तो इतना तो पता है कि यार रिसेशन, मंदी होती है तो फॉल इन ग्रोथ रेट, ये तो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का, ये बेसिक हम समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका सही है। तो जो सेकंड सही है वो कहां कहां पे है सेकंड, वो है बी और डी में। समझ में आ रहा है, बी और डी में सेकंड, ये तो आपने सही मान लिया। तो आप अल्टीमेटली ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी कि एक भी और 1 और 3 एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर आप कहेंगे कि भाई 1 और 3 जब एक साथ नहीं रह सकते तो फिर 2 और 3 ही बच रहे हैं एक साथ रहने के लिए। तो आपका आंसर 2 और 3 है। मेल्ट डाउन इन फॉल इन स्टॉक प्राइसेस नहीं होता है, मेल्ट डाउन मार्केट क्रैश होना कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आपको पता है बेसिकली तो भाई आप कर सकते हो उसमें, लेकिन हम लॉजिक के बेस पे अगर हम बात करें तो देखिए आपका 50% हमने एलिमिनेट कर दिया सिर्फ एक आंसर को आपको सेलेक्ट करने से। रेस्ट 50% में आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि रेस्ट 50% मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि 2 और 3 था और फिर 1 2 3 था। तो ऑलरेडी 1 और 1 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एक साथ में, तो आप 2 को कंसिडर कर सकते हैं, 2 और 3 को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आया था, इकोनॉमी का था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। फार्मर्स प्लो कंप्यूटर, आपको ये बताना है विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ओके, हमें इसमें क्या करना है कि ये मैच द कॉलम है,
सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी, कोई भी एक या दो पेयर अगर आप निकाल लें। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा कि हमने ऊपर किया था, ये ओनली वन ओनली टू वाला है, जल्दी एलिमिनेट नहीं होगा। इसके लिए आपको शॉर्ट नॉलेज होनी जरूरी है। ओके, ये वैसा वाला ऑप्शन नहीं है जो कि आपने ऊपर किया था, राइट। 1 2 3 आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें ये बताना आपको कितने सही हैं। सो बेसिकली अगर आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, और पेट्रोल जो है एक वर्किंग कैपिटल है, ये दो सही है। फार्मर्स प्लो एक फिक्स्ड कैपिटल है, और यान जो है वीवर का प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज किया जाता है, वो एक वर्किंग कैपिटल है। तो ये दोनों इनकरेक्ट और ये दोनों सही है, ओनली 2 आपका ऑप्शन होगा। ये प्योर नॉलेज के बेसिस पे है, ये मतलब आपके कंसेप्ट के बेसिस पे पूछा जाएगा, ठीक है। सेम यहां पर ट्वीक कर दिया गया है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर 3 2024 में ये नया ट्रेंड आया था, ठीक है। तो ये भी मैच द पेयर में ही आता है, लेकिन यहां पे 3 कॉलम है। एक जगह रीजन दिया है, फिर उस रीजन का माउंटेन नेम है, और फिर उस माउंटेन का टाइप कौन सा है। ओके, तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा। यहां फिर से आ गया आपका ओनली 1 एंड ओनली 2। यहां पे नॉलेज रिक्वायर्ड है, आपको मैप ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि बोल्ड माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो यहां देखिए, सेंट्रल एशिया वॉसेजेस फोल्ड माउंटेन, यूरोप एल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एपलेचियंस एंड एंडेस आर फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये सही है, 3rd एंड 4th सही है। ये जो दोनों हैं इनको रिवर्स कर दिया है। सेंट्रल एशिया का जो वॉसेजेस है ये ब्लॉक माउंटेन है, और एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन है, रिवर्स कर दिया है। तो आप जब भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं लोकेशन बेस्ड पे। ओके, लोकेशन बेस्ड पे फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ये देखिए, ये लोकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को अगर आप देखोगे, ओके, यहां पर ऑप्शन में नन भी है, तो ध्यान रखिएगा ये चांसेस हैं कि इसमें कोई सा भी नहीं हो सकता है। और ये क्वेश्चन वही है कि इन तीनों स्टेटमेंट है नहीं, यानी कि ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम पासेस थ्रू इक्वेटर, ठीक है। ये वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज इक्वेटर के पास कहां जा रही हैं। तो इससे मतलब कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, PYQ से हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वेटर के पास जो कंट्रीज हैं उनको पता होना चाहिए, जो वाटर बॉडीज हैं हमें वो पता होनी चाहिए। और ये तीनों जो हैं वो इक्वेटर के पास से गुजरती नहीं है वाटर बॉडीज, कोई नॉर्थ से गुजरती है, कोई साउथ से गुजरती है, इट्स नॉट ऑन द इक्वेटर। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ओनली 1 एंड ओनली 2 वाला है। इसमें भी क्लैरिटी एकदम चाहिए आपको, मतलब एलिमिनेट बड़ा मुश्किल से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। तो ये आपके प्योर नॉलेज बेसिस पे है, कोई तिगड़म कोई जुगाड़ नहीं लगेगा इसमें। आपको एक श्योर शॉट होना ही होना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। ओनली 2 3 4 5 यानी कि ऐसा तो बिल्कुल है कि विद बेयर मिनिमम 2 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया लोकेशन। अब आते हैं हम लोग ग्रुपिंग बेस्ड, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रुपिंग बेस्ड इजी टू डिकोड क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पैटर्न दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग आर फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। नाम समझ में आ गया ना, एशियान कंट्रीज, ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा सा ईस्ट चला जाता है इंडिया की तरफ का। एशियान कंट्रीज के फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 1 2 3 4 मतलब 4 तो हैं ही, 4 पार्टनर्स तो हैं ही, और 6 इसमें दिया हुआ है, तो 4 तो होने वाले हैं। ये तो आपको फॉर्मेट से पता चल गया। अब देखना आपको ये है कि वो 4 हैं कौन से। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा अगर आप बेसिक कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये यूएस से एशियान में कहां से आ गया। फिर तो सब मिल नहीं जाएंगे, है ना, फिर तो ब्रिक्स नहीं हो जाएगा। ओके, तो यूएस से कहां से आ गया। ओके, फिर यहां पर आ गया कनाडा। तो अगर आप सिर्फ यूएसए को एलिमिनेट कर देंगे यहां से, तो देखिए 6 नंबर को एलिमिनेट करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, बचेगा कौन सा, सी और ए। और कनाडा यूएसए के बगल में है। कनाडा कब से भाई फ्री ट्रेड पार्टनर, मतलब यूएसए जब नहीं तो कनाडा कैसे हो गया। बेसिक एक आप लगा सकते हैं लॉजिक यहां पे, ठीक है। बाकी तो अगर आप एशियन कंट्री का लॉजिक लगा देंगे वो तो आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा। तो कनाडा 2, तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा ए और सी है इसमें 2 किसमें नहीं है, सी में 2 नहीं है, यानी कि 1 3 4 5 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया एंड जापान आर दी फ्री ट्रेड पार्टनर्स इन दी एशियन पार्टनरशिप। ओके, ये हो गया। और देखते हैं इसमें
फिर आता हमारा सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज में थोड़ा सा हमें क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था हमारा कि प्रयागराज जगह पे गंगा की जो डाउन स्ट्रीम है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट क्या डायरेक्शन है। ये तो भाई हमें मैप की क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए। ये अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉलेज तो डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। सेम इसमें भी है कि इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो अगर आपकी मैपिंग क्लियर है। मैपिंग का मतलब ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसको सीक्वेंस में लगाओ इन चारों कंट्रीज को, कि अगर कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ जाए तो पहले कौन सी कंट्री पड़ेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाए तो पहले कौन सी कंट्री पड़ेगी। अगर आपको आइडिया है कि यार ये एक कंट्री तो मेरे को पता है बल्कि इन तीनों का नहीं पता है, तो भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, ये अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पहली कंट्री पड़ेगी, तो आप 3 इंडोनेशिया, ये देखिए ये 3 4 1 2 3 4 1 2, ये यानी कि आप ए और डी पहले ही एलिमिनेट कर दिए हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार जो हनोई है, जो वियतनाम, हनोई वियतनाम में है, तो ये तो ऊपर पड़ेगा सबसे टॉप पे, नॉर्थ पे, तो आप कहेंगे यार कि ये हनोई 2 लास्ट में आना चाहिए, तो ये देखिए सी इज द राइट आंसर। मतलब ये है कि आपको अगर विजुअल क्रिएट करना पड़ेगा अपने माइंड में, ओके। नाउ अब ये आ गया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, ओके। तो लगभग 7वां हमारा है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है कि नॉट एट ऑल पोरस, एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट टाइप का है, जैसे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और फिर ये जो स्टेटमेंट है 1 2 आर बोथ एक्सप्लेन्स द 1, ओके। स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक। तो ऐसी सारी चीजों में आपको असर्शन रीजनिंग टाइप में ये चीज देखनी पड़ेगी, नॉट एट ऑल पोरस, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आखिर ये लिखा हुआ है कि वेरीफाई फैक्चुअल एक्यूरेसी फर्स्ट, देन टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन विद द मेन असर्शन। सबसे पहले फैक्चुअल एक्यूरेसी देखना है क्वेश्चन की कि फैक्चुअली ठीक है कि नहीं, ठीक है। और अगर फैक्चुअली ठीक है तो फिर उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ये कॉज है स्टेटमेंट, उसका नीचे वाला स्टेटमेंट अफेक्ट है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as a quite as impermeable or least permeable rocks. इसका अफेक्ट क्या है, because chalk is porous and hence can absorb, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, because clay is not at all porous, ओके। तो क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। यहां पे कुछ ऐसे मल्टी नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं, none of them use sea water, none of them is set up in the water district, none of them is privately owned। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, आप बताइए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए कि एक भी अगर सी वाटर हो यूज करता होगा, एक भी अगर वाटर डिस्ट्रिक्ट में होगा, या एक भी प्राइवेटली ओन्ड होगा, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन ही होगा डी, नन, ओके। एक्सट्रीम स्टेटमेंट में ध्यान हम लोग देंगे यहां पे। फिर अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चन आया था, नो वायरस कैन सर्वाइव इन वाटर, नो वायरस कैन अफेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज। लेकिन वायरस तो इतने सारे हैं, अगर एक वायरस भी सर्वाइव करेगा ओशन वाटर में तो ये स्टेटमेंट गलत। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अगर एक वायरस भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो ये गलत, और सेम सिचुएशन इसमें है, तो इसमें भी राइट आंसर डी होगा, ऑलराइट। नाउ अब देखिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं एक्सट्रीम वर्ड की, मोर देन 90% ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कैसे हो सकता है, मोर देन 90% स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा ऐसे स्टेटमेंट में। फिर देखिए पॉसिबिलिटी वाले, अच्छा एक और क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। तो भाई ऐसा तो नहीं किया जाता है, राइट, डीएक्टिवेट भी होता है और फिर खत्म भी किया जाता है उसको। अच्छा अब आते हैं पॉसिबिलिटी बेस्ड में। ये भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा पॉसिबिलिटी बेस्ड का, कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एटलीस्ट इसमें से कुछ तो होंगे, तो आपको करना पड़ेगा ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है।
सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर इतना, डेफिनेटली कुछ तो होंगे। फिर कुछ ऐसे होंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट विद pH बिलो 3। ओके, यहां पर भी दिया हुआ है डू नॉट रिजेक्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशन, चेक वेदर इवन लिमिटेड एग्जाम्पल एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपको लॉजिक। अब आते हैं हम लोग की कुछ मिक्स्ड फॉर्मेट में, एक्सट्रीम और पॉसिबिलिटी वाले। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत ब्रॉड बड़ा स्टेटमेंट है। फिर लिखा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर। फिर लिखा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। ओके, सो अगेन इसमें हमें देखना है 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, डी ओनली। एक भी ठीक हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे स्टेटमेंट इसके गलत हैं। तो देयर आर स्टेटमेंट्स इन इट। ओके, सेम जो फॉर्मेट है हमारा मिक्स्ड फॉर्मेट में, एक्सट्रीम नेगेटिव में भी यहां पे दिया हुआ है फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। कैन बी, कैन नॉट बी तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब होना चाहिए ना कि फ्लाई ऐश यूज्ड इन, तो कैन एक कंफ्यूजिंग। फिर स्टेटमेंट 3 देखिए, फ्लाई ऐश इज मेड अपॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। ओके, सो ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्लैरिटी निकलकर यहां पर हमें आएगी। और सो यहां पर ये ऑल 9 फॉर्मेट्स क्लियर होते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि फॉर्मेट्स क्यों जरूरी हैं। सवाल हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखिए ये आपका आ गया पॉलिटी, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये पॉलिटी में ये इतने ही हैं, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट में ये सारे के सारे हैं। फिर उसके बाद पेयर काइंड ऑफ हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में बहुत सारे फॉर्मेट्स ये लोग यूज करते हैं। सिंगल ऑप्शन है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, पेयर काइंड ऑफ है, क्लाइमेट है, देन लोकेशन बेस्ड है, देन रिवर्स है, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, मिसलेनियस। ठीक है, तो इतने। अच्छा, इकोनॉमी में जाएंगे हम लोग, देखेंगे तो क्या होगा। इकोनॉमी का कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल टाइप है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल ट्रेंड, इंपैक्ट बेस्ड, अदर्स, ऐसे इकोनॉमी के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में आपको ले आना पड़ेगा कि यार कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। यानी कि जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप इनका दिमाग में रखोगे कि यार ये मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, वैलिडेशन क्राइटेरिया। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप समझ कि यार ये पेयर बेस्ड पूछ सकते हैं, लोकेशन बेस्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आप कहोगे कि यार ये लोग जरूर पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल या फैक्ट बेस्ड, हिस्टोरिकल। ठीक है, कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, अब हम लोग इस पीपीटी पे आते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। नाउ सो व्हाट शुड एन एस्पिरेंट लर्न फ्रॉम 16 years ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, टाइप्स और फॉर्मेट। दूसरा कि हाउ टू अप्लाई इन द अपकमिंग प्रीलिम्स। नंबर 1 देखिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो हमने अभी डिस्कस किया है कि व्हाट शुड एन एस्पिरेंट लर्न फ्रॉम 16 years ऑफ एमसीक्यू टाइप, दिस वन, नंबर 1, कि कौन सा क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मेट देखिए। सिंगल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, पेयर है, असर्शन, रीजन है, सीक्वेंस, लोकेशन। स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको तुरंत वो पैटर्न पे क्लिक हो जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न गलत नहीं हो सकता। ठीक, फिर व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग द फॉर्मेट डिमांड्स। ठीक है, वो एक्टिव रिकॉल देख रहा है, एलिमिनेशन उसमें है, लॉजिक है या मैप बेस्ड रीजनिंग है। देन ट्रैप। ट्रैप मतलब कि जो रिवर्सल स्टेटमेंट आती है, जो मिसलीडिंग पेयरिंग है, या फिर जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो और क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज, हाउ टू अप्लाई इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हाउ टू अप्लाई। स्टेप नंबर 1, रीड एवरी क्वेश्चन बाय आइडेंटिफाइंग फॉर्मेट फर्स्ट। बिफोर reading options, ask which MCQ type is this. The moment you will understand, okay, this is elimination type या फिर this is pair based type, your brain immediately switches to the correct elimination logic. तुरंत आपका ब्रेन जो है वो, अच्छा इसमें तो ये करना चाहिए था हमको। Then step 2, prepare subject format wise, not topic wise. Yes, आपको सब्जेक्ट फॉर्मेट वाइज में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो हमने प्रीलिम्स का फॉर्मेट अभी बनाया है हर एक सब्जेक्ट का, वैसे ही करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल देके अभी। ठीक है, वाइल जैसे तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट,
आप प्रैक्टिस कीजिए मल्टी स्टेटमेंट एलिमिनेशन। 4 स्टेटमेंट दिया, आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर यूपीएससी ऐसा पूछेगा तो क्या पूछ सकता है इसमें से। पेयर मैचिंग, नेगेटिव एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैंडलिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग इट। ओके। स्टेप 3, यूज पीवाईक्यू प्रैक्टिस थिंकिंग नॉट टू मेमोराइजेशन। आपको एक्चुअली पीवाईक्यू को सॉल्व करते टाइम पे फॉर्मेट पे फोकस करना है, कौन से साल का है और कब आया था, क्यों पूछा था, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट भी बहुत बहुत जरूरी है। उससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होगा। ओके। नाउ यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। टुडे आई विल फिनिश पार्लियामेंट चैप्टर, टुमारो आई विल रीड इकोनॉमी का, एनवायरमेंट एक्ट एंड ऑल। लेकिन फॉर्मेट बेस्ड अप्रोच में क्या है, टुडे आई विल प्रैक्टिस मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, टुडे आई विल प्रैक्टिस पेयर एंड एलिमिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रीम नेगेटिव फॉर्मेट का है कि विथ रेफरेंस टू थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमने देखा था कि नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि यहां पे एक्सट्रीम नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली आपका आंसर तुरंत चला जाएगा कि भाई दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हैं, यू सर्च योर मेमोरी फॉर वन काउंटर एग्जाम्पल। इफ इवन वन प्लांट यूजेस सी वाटर देन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू डोंट नीड द फुल डेटा। सेम यहां पे पेयरिंग वाले में, अग्नि जो है वो क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल। तुम किसी एक का कंटेंट तुम्हें पता रहेगा, दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अग्नि एक बैलिस्टिक है, ब्रह्मोस एक क्रूज है, रिवर्स कर दिया गया इसको, तो बोथ पेयर्स आर रिवर्स्ड एंड एलिमिनेट इंस्टेंटली। देयरफॉर इवन विदाउट डीप डिफेंस नॉलेज यू स्कोर लॉट। ओके। अब देखिए ये सारे फॉर्मेट अगर आप टेस्ट सीरीज में लगाएंगे तो अच्छा होगा। वही टेस्ट सीरीज अच्छी होगी जिनमें ऐसे सारे फॉर्मेट्स यूज किए जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल बेकार होगी, फेंक देना उसको, जला देना, अगर ऐसे फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस उसमें नहीं दिए रहे हैं, ठीक है। तो ही आपका प्रैक्टिस होगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और हमारी टेस्ट सीरीज में वो है ऑलरेडी, या फिर जिसकी भी टेस्ट सीरीज में आप जाके एनरोल कर सकते हैं, हमारे में तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 8 बात करता है सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। आप जा देख सकते हैं उस पूरे चैप्टर में इन लोगों ने बताया है कंडक्शन क्या होता है एंड देन कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है, हीट रेडिएशन। ओके, कंडक्शन और कन्वेक्शन। जब आप इन दोनों के प्रोसेस को पढ़ोगे तो आप पढ़ते टाइम ये भी देखोगे कि यूपीएससी जो है इनमें से हमसे क्या कंफ्यूज करके रिवर्सल पूछ सकती है। वो आपसे ये भी पूछ सकती है कि जो कन्वेक्शन है उसका कंडक्शन बता सकती है, जो कंडक्शन उसका कन्वेक्शन बता सकती है, रिवर्स कर सकती है। ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है और आपको एक जनरल कंटेंट रेडी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन इससे बनाया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ज्योग्राफी हीटिंग कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर रिसीविंग सोलर एनर्जी द अर्थ सरफेस एमिट्स एनर्जी इन लॉन्गर वेवलेंथ विच हीट्स द एटमॉस्फेयर मेनली फ्रॉम बिलो। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन रादर देन बाय एनर्जी एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप यहां जाएंगे कंटेंट को पढ़ेंगे तो साफ साफ यहां पे दिखा रहेगा, क्या दिखा रहेगा कि दिस एनर्जी हीट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव। और ये जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा आप मैच कर सकते हैं अपने इस कंटेंट से। एक और को मैंने निकाला था पॉलिटी के लिए, ये है पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी में जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ोगे, ये क्लास 11th की किताब है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पैराग्राफ है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको पता चलेगा यहां इन लोगों ने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन वी इन्फर प्रेसिडेंट हैव नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट हैज ऑलमोस्ट डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। अब कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें यहां मेंशन किया हुआ है। अब हमने क्या किया है, इस पे एक एमसीक्यू क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। एमसीक्यू में लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ओके, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे जानबूझ के लगाया है नॉट, नॉट एंड अबव आर नॉट। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जब आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और उसके साथ साथ आप रिप्लाई कर दीजिएगा फॉर्मेट फर्स्ट फैक्ट्स लेटर। जब आप ये रिप्लाई करेंगे मुझे ऐसा पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि फॉर्मेट को पहले हमें देखना है यूपीएससी के लिए तब, लेकिन फॉर्मेट तभी देखना है जब हमारी कंटेंट अच्छा होगा, जब हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा तो। और जो मैंने आपको दिखाया है वो फॉर्मेट हम हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, एंड इट इज ओनली ऑफ 99 रुपीज। यू कैन गो एंड एनरोल इट। वंस अगेन, जो भी माइक्रो थीम हमारा ले चुके हैं उनके लिए फ्री है, जो नहीं लिए हैं उनके लिए सिर्फ 99 रुपीज में है। आई होप कि ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।